जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। आपका पूरा फुल प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें आपका 15 प्रश्न जीके का है, 15 प्रश्न साइंस का है, 15 प्रश्न मैथ का है और 5 प्रश्न रीजनिंग का है। ये आप लोग का रिकॉर्डेड क्लास है। जैसे नेटवर्क सही से नहीं चल पा रहा है, इसलिए आप लोग का जो शाम को 3 बजे लाइव क्लास चलता था ना, तो वो क्लास नहीं चल पा रहा है। अगर नेटवर्क सही चलेगा तब तो ठीक है, एक दो दिन देख लेते हैं। अगर शाम के टाइम में नेटवर्क नहीं चल पाएगा तो फिर ये क्लास सुबह में 10 बजे से आप लोग का कराया जाएगा। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पेन और कॉपी लेकर बैठना और पूरे प्रश्नों को अच्छे से आप लोगों को देखना है। जो आपका जीके और साइंस का प्रश्न है ना, तो इसमें से काफी सारा प्रश्न पहले कराया जा चुका है, उसका मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। एक बार अच्छे से प्रश्न को देख लो, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और जो आपका मैथ का प्रश्न है तो वो हर चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। जिस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं तो उस टाइप के प्रश्न को लिया गया है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं। देखो, अभी मैं आप लोगों के कमेंट को बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। अगर आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास अच्छा लगेगा तो कमेंट करना, मैं आगे से भी रिकॉर्डेड क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है ना। चलो, आपका पहला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई। आप लोगों को पता होगा ये जो ऑपरेशन सिंदूर है तो ये 7 मई को हुआ। अब आप लोग ये नहीं बोलना कि 6 मई को हुआ। काफी सारे लोग 6 मई को बता रहे हैं, लेकिन मेरे भाई जितने लोग भी 6 को बता रहे हैं ना, मेरे भाई जितने लोग भी 6 को बता रहे हैं, एक बात आप लोग सोचो। अभी जैसे रात सुबह हो गया था जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, तो वो आपका सुबह हो गया था 1 साढ़े 1 बजे के आसपास में हुआ। तब तक आपका 7 मई हो गया था। तो आपके पेपर में 7 मई आएगा तो वो सही रहेगा। अगर 7 मई नहीं है, 6 मई है, 8 मई है, 10 मई है, तो उस सिचुएशन में 6 मई को आपको ट्रिक करना है, ठीक है ना। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस प्रश्न को लाया हूं। 100% यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर जो चैप्टर है ना, स्पेशल मैं इसका अलग से एक क्लास करा दूंगा, तो नेवी और आर्मी के लिए दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। तो उस क्लास को भी आप लोग कर लेना, ठीक है ना। वो भी आपको रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिल जाएगा, उसमें ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहां पर बोला गया है कि तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई, तो 24 मिसाइलें दागी गई। 24 मिसाइलें जितने लोग बता रहे हो, राइट बता रहे हो। गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। और कितने आतंकी कैंपों को समाप्त किया गया, नष्ट किया गया, तो 9 आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया, ध्वस्त कर दिया गया, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, याद रखना आप सभी साथी। और ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया मेरे भाई, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसी के कारण आतंकवादियों के खिलाफ ही ये किया गया था, पूरे पाकिस्तान के खिलाफ नहीं ये किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 2024 अर्जुन पुरस्कार विजेता सिमरन शर्मा का संबंध किससे है। पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा जूडो और पैरा शूटिंग। तो इसका राइट आंसर आप सभी साथी जल्दी से बताओ। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, पैरा एथलेटिक बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। 2024 अर्जुन पुरस्कार विजेता सिमरन शर्मा का संबंध किससे है, तो इनका संबंध पैरा एथलेटिक्स से है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एनडीपी का पूरा नाम क्या है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पेपर में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो एनडीपी का पूरा नाम क्या है, ये आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, याद रखना आप सभी साथी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी का पूरा नाम होता है, याद रखना आप सभी साथी। बार बार पेपर में पूछा गया है और ये मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है ना। पेन और कॉपी लेकर बैठना, क्योंकि मैथ के अभी अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसे माँ का ट्रॉफी बोला जाता है, तो बोला जा रहा है कि जो माँ का ट्रॉफी है इसका शुरुआत कब से हुआ, जल्दी से बताओ। हेलो, हाँ, अभी आधा घंटा में फोन कर रहे हैं, क्लास में है। ठीक है, चलो इधर आप लोग ध्यान दो। यहाँ पर आपका है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी की शुरुआत कब हुआ,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी साथी बताओ मेरे भाई, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर 1956 से 57 हो जाएगा। 1956 से 57 इज राइट आंसर। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का शुरुआत कब से हुआ, तो 1956 से 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी साथी। भारत में सबसे पहले खोजा गया पुराना शहर कौन सा है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। भारत में सबसे पहले खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो ये आपका हड़प्पा हो जाएगा, याद रखना हड़प्पा इज राइट आंसर। जितने भी साथी हड़प्पा बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। जब लाइव क्लास रहता है तो अच्छे से हम लोग सभी प्रश्नों को देखते हैं। ये रिकॉर्डेड क्लास है, अगर बहुत ज्यादा लंबा मैं क्लास करूंगा ना तो फिर वीडियो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत एमबी लेता है। तो इसलिए हम लोग जीके जीएस के प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद से मैथ के प्रश्नों को 1 घंटा के अंदर में सभी प्रश्नों को समाप्त करेंगे। यहाँ है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, टेस्ट क्रिकेट बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका रोहित शर्मा हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, रोहित शर्मा बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो रोहित शर्मा हो जाएगा, रोहित शर्मा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दिया गया। अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। खुदीराम बोस को फांसी का सजा कब दिया गया, जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताओ। जितने भी साथी 1908 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। खुदीराम बोस को फांसी का सजा कब दिया गया, तो खुदीराम बोस को फांसी का सजा 1908 को दिया गया। मेरे भाई अगर आप लोगों को ये रिकॉर्डेड क्लास अच्छा लग रहा होगा तो बताना, कल वही 3 बजे ही रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर दूंगा अगर नेट नहीं चलेगा तो। अगर रिकॉर्डेड क्लास में मजा नहीं आ रहा होगा तभी भी आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं तब टाइम चेंज कर दूंगा। सुबह के टाइम में आप लोगों का लाइव क्लास चलेगा 10 बजे से। आपका यहाँ पर एशिया महाद्वीप के सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पूरे एशिया महाद्वीप का बोल रहा है, भारत का नहीं बोल रहा है। एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, इसमें अपना भारत भी है। तो पूरे एशिया महाद्वीप के सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पूरे एशिया महाद्वीप का जो सबसे लंबी नदी है वो यांगत्जे नदी है। यांगत्जे नदी जो है वो पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये चीन देश में पड़ता है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। चीन का सबसे लंबी नदी पूछ दे या पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे लंबी नदी पूछ दे तो यांगत्जे नदी हो जाएगा। और भारत का सबसे लंबी नदी अगर पूछ देगा तो वो आपका गंगा हो जाएगा। और विश्व का सबसे लंबी पूछ देगा तो वो आपका अमेजन हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ी नदी पूछ देगा, नहीं, विश्व का सबसे लंबी पूछेगा तो नील नदी होगा, विश्व का सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो अमेजन नदी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर राजस्थान। जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है, याद रखना आप सभी साथी। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, राजस्थान में है मेरे भाई, याद रखना आप सभी साथी। अच्छा प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं का गठन बोला है, गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, जल्दी बताओ। पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं का गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ आप सभी साथी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जितने भी साथी 243 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, 243 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है। मेरे भाई बार बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि क्लास काफी लंबा हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, प्रीवियस ईयर का सेम प्रश्न पूछा गया था। अर्जुन पुरस्कार बोल देगा ना तो वो आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर अर्जुन पुरस्कार बोल देगा तो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर यही द्रोणाचार्य पुरस्कार बोल देगा तो खेल के प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो मेरे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ, कब हुआ, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ, ठीक है ना।
अंबेडकर नगर में, मध्य प्रदेश के अंबेडकर नगर में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को हुआ, इसीलिए 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है जैसे अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत कब हुआ। याद रखना मेरे भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है ना, योजना से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 22 जनवरी 2015, जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत कब हुआ, तो 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है, जल्दी से बताओ वर्तमान में भारत के जो रक्षा सचिव हैं ये कौन है। मेरे भाई जितने भी साथी राजेश कुमार सिंह बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। वर्तमान में जो भारत के रक्षा सचिव हैं वो राजेश कुमार सिंह हैं। अभी आप लोगों का जीके का 15 प्रश्न समाप्त हो गया है। अब साइंस के 15 प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को देख लेंगे। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताना। अभी कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं तो कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा कि चलो मेरा टाइम इधर उधर बर्बाद नहीं हो रहा है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसका राइट आंसर आपका बैगनी हो जाएगा। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी कुछ इसी टाइप का है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है। यहाँ पर बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है। इसका राइट आंसर जल्दी से बता दो आप सभी साथी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखना। यहां बोला गया है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहां बोला गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है, तो ये लाल रंग के प्रकाश में होती है। नेक्स्ट है कि आवेश के प्रवाह के दर क्या कहलाता है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, विद्युत धारा बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आवेश के प्रवाह का दर क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। आवेश के प्रवाह का दर विद्युत धारा कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो मेरे भाई प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत इजी सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ये आपका मछली है, ठीक है ना। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आपका मछली है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया, मेरे भाई पीएच स्केल का सोरेंसन ने किया। आप बताओ माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। बल्ब का आविष्कार कब किया गया था ये आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, कब किया था ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसका राइट आंसर जितने भी साथी ग्राहम बेल बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया, तो ग्राहम बेल ने किया। नेक्स्ट है कि अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। अंगूर का जो वैज्ञानिक नाम है ये आप लोगों का बीटीएस हो जाएगा। अंगूर का जो वैज्ञानिक नाम है वो बीटीएस है। बीटीएस जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट है बीसीजी टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है, तो जो बीसीजी टीका होता है वो कितनी उम्र में लगाया जाता है। मेरे भाई जितने भी साथी नवजात शिशु बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। नवजात शिशु इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है निमोनिया से कौन अंग प्रभावित होता है, निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ये भी पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है, याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट प्रश्न है अंडे का पीएच मान कितना होता है, तो मेरे भाई ये प्रश्न भी पूछा गया है। अंडे का पीएच मान 6, जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। देखो जब हम लोग लाइव में आएंगे तो अच्छे से टाइम लगाकर पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे मेरे भाई। जैसे क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, जैसे अपलोड करने में बहुत एमबी लेगा, बहुत टाइम लेगा। बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेरे भाई बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कई बार आप लोगों को बताया गया है। इसका राइट आंसर जितने साथी फार्मिक अम्ल बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो समुद्री जल
में बोल रहा है, वायु में ध्वनि का चाल नहीं बोल रहा है। अगर वायु में बोलता तब जाकर 332 मीटर प्रति सेकंड होता, अगर वायु में बोलता तब, ठीक है ना। यहाँ समुद्र जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है ये पूछ रहा है मेरे भाई। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, 1531 बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? रथ एक टाफी। तो इस तरह से आप लोग जैसे इसको देख सकते हो, ठीक है ना। रथ एक टाफी जो आपका ट्रिक है तो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो। जैसे रथ विटामिन ए का रेटिनाल, थायमिन, उसके बाद से आपका एस्कर्बिक अम्ल, उसके बाद से आपका टेकोफेराल, फिर कैल्सीफेरॉल। तो ये आपका एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा फार्मूला होता है। इसका राइट आंसर फिलोक्विनोन हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? हम लोग के शरीर में पूरा खून जब परिभ्रमण करता है तो कितना समय लगता है? 23 सेकेंड लगता है। याद रखना आप सभी साथी, 23 सेकेंड जितने लोग बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, 23 सेकेंड इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है, मृत खोज कोशिका का खोज किसने किया? यहाँ बोला जा रहा है मृत कोशिका का खोज किसने किया? जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ, फिर हम लोग मैथ की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो। चलो अब मैथ के प्रश्नों को अच्छे से हल करते हैं। पहले प्रश्न को देखो, वीडियो को स्टॉप करो, उसके बाद से आप लोग इसको हल करो, ठीक है ना। उसके बाद से इसको हल करो। मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, देखो प्रश्न को ज्यादा बड़ा देखकर परेशान होने का जरूरत नहीं है। एक ठेकेदार ने 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया जिसके लिए उसने 120 आदमियों को काम पर लगाया। आपात स्थितियों के कारण उसे यह कार्य 4 माह में खत्म करने के लिए कहा गया। उसे कितने और आदमियों को काम पर रखना चाहिए? ये 2-3 तरीके से लगा सकते हो, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। 2-3 तरीके से लगा सकते हो, मानकर भी लगा सकते हो और बिना माने हुए भी लगा सकते हो। एक सूत्र है AM1D1, इस सूत्र से लगा सकते हो। AM1D1 बराबर AM2D2 हो जाएगा। बस इसी सूत्र को आपको इसी सूत्र का यूज करके और प्रश्न को हल कर देना है, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। बोला एक ठेकेदार ने 6 माह के लिए, देखो ये जो आपका यम है वो आपका आदमी हो जाएगा, मैन हो जाएगा। जो डी है वो आपका दिन हो जाएगा। दिन कितना है? 6 माह। और ठेकेदार मतलब आदमी कितना है? 120 है। तो पहला वाला आपको पता चल गया। दिन कितना है? 6 माह। आदमी कितना है? 120 है। और इन दोनों के बीच में गुड़े का चिन्ह है, ठीक है ना। उसके बाद से फिर दूसरा आपका देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला 120 आदमियों को काम पर लगाया। आपातकाल स्थितियों के कारण उसे यह कार्य 4 माह में खत्म करना है। दूसरा जो आपका दिन दिया है, डे दिया है, कितना दिया है? 4 दिया है। तो डे के जगह 4 रख दो। फिर बोल रहा है कि खत्म करने के लिए कितने आदमियों को काम पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर आदमी आपको नहीं पता है। पहले कितना आदमी रहते थे? सब 120 आदमी। ध्यान देना आप सभी साथी, ये पहले का है, ठीक है ना। और अभी 4 माह में समाप्त करना है, पहले 6 माह में समाप्त करना था। तो बोल रहा है कि कितने आदमियों का जरूरत पड़ेगा। AM2 नहीं पता था, AM2 लिख दिए। अब क्या करना है मेरे भाई, आपका 120 यहाँ पर है, 120 रहने दो, गुड़े 6 रहने दो, 4 को आप इस साइड में ले जाओगे तो ये बट्टे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जब इधर गुड़ा रहता है बराबर के इस साइड में आता है ना तो वो भाग में हो जाता है। AM2 यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। अब 4 से इसको काट दो, 4 3 12, 30 बचा, यहाँ 6 बचा। 6 का गुड़ा 3 में करोगे, 6 3 18 हो गया। और यहाँ 1 0 है, 1 0 हो गया। AM2 बराबर कितना आ गया? 180 आदमी आ गया। लेकिन 180 में जितने लोग बताओगे गलत बताओगे। यहाँ पर बोला था ना कि खत्म करने के लिए कहा गया, उसे कितने और आदमियों को काम पर रखना पड़ेगा। मेरे भाई पहले आपके 120 आदमी थे, उसके बाद से जब 6 माह में समाप्त कर रहे थे तो उस टाइम 120 आदमी थे। और जब 4 माह में समाप्त किया है तो 180 आदमियों का जरूरत पड़ा है। तो पहले 120 आदमी थे, उसके बाद से बाद में 180 आदमियों का जरूरत पड़ा है। तो कितने आदमी को और रखना पड़ा है, मतलब जैसे 4 महीना में काम को करने के लिए मेरे भाई 180 में से 120 को घटा दोगे तो 60 आदमी का और जरूरत पड़ा है, ठीक है ना। 60 आदमी का जरूरत पड़ा है 6 महीने के काम को 4 महीना में समाप्त करने के लिए। तो 60 आदमी जितने लोग बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई शक वाली बात नहीं है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का है, आसान प्रश्न है, गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका है 76 भागा, उसके बाद से आपका 33 दिया है, आप लोग हल करना, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर क्या दिया है, मझला कोष्टक में 29 दिया है, ठीक है ना। फिर माइनस है, यहाँ कोष्टक में सबसे पहले इसको आप कोष्टक वाले को हल कर दो। 15 5 75 हो गया और 5 चौको 20 हो गया। और 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? -5 यहाँ बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 20 बचेगा तो यहाँ माइनस रहेगा। यहाँ -5 बचा है, ठीक है ना।
इतना करने के बाद -5 बच रहा है। अब -5 को जब कोष्टक के बाहर लाएंगे तो यहाँ पर क्या है, -29 माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये पूरा हल करने पर -5 आया है, 29 माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया है, ठीक है ना। अब आगे हम लोगों को आना है, ये 76 आप लोगों को यहीं पर रहने देना है भागा। अब क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर आपका 33 है और माइनस है, रहने दो। अब इसको आप लोग हल करो तो 29 और 5 कितना हो जाएगा, 29 और 5 34 हो जाएगा। और कोष्टक के बाहर लाओगे तो माइनस प्लस आपका माइनस ही रहेगा, और यहाँ 34 आ रहा है तो यहाँ 34 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब मेरे भाई यहाँ 76 है, 76 रहेगा ही रहेगा, भागा 33 में से -34 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब 76 में जैसे -1 का भाग 76 में दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 76 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। ये आपका 76 -76 आ जाएगा, -76 जितने लोग बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। इसका राइट आंसर -76 हो जाएगा। अभी ऐसा इससे भी आसान प्रश्न पूछेगा, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछेगा, 100% ऐसा प्रश्न पूछेगा। यहाँ पर बस क्या बोल रहा है, इसी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। मेरे भाई इसका मान कैसे निकालोगे बताओ, आपका 6 दिया है, 00 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है। मेरे भाई लास्ट वाला यहाँ पर 25 है, तो मेरे भाई जो आपका 25 है ना, इसका मतलब लास्ट में जब 5 आता है, वर्गमूल हमको निकालना रहता है, तो लास्ट में हम क्या रखते हैं, 5 ही रखते हैं। अगर 5 नहीं आता तो सब नियम है, जैसे 1 2 10 तक आपको वर्गमूल पता होना चाहिए। आप वर्गमूल पढ़े होंगे, अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है तो बता दीजिएगा, अगले क्लास में वर्गमूल का लाऊंगा तो अच्छे से बता दूंगा। लास्ट में 5 आएगा। आप 2 अंक को छोड़कर ये देखना है कि किसके स्क्वायर के पास आ रहा है, तो ये आपका किसके स्क्वायर के पास आएगा, तो 24 के स्क्वायर के पास आएगा। अगर 25 का करोगे ना तो 25 का 625 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। तो 24 के स्क्वायर के पास आएगा, तो 245 इसका राइट आंसर। जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो, ठीक है ना। जितने भी साथी 245 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी भिन्न को 3/4 से घटाने पर परिणाम 5/12 प्राप्त होगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा भिन्न है जिसमें से अगर 3/4 घटा देंगे तो परिणाम 5/12 प्राप्त हो जाएगा। मेरे भाई देखो करना क्या है, 3/4 घटाना है, ठीक। निम्न में से कौन सी भिन्न को 3/4 से घटाने पर, किससे घटाना है, 3/4 से। 3/4 से इसमें से कौन सा भिन्न घटाना है कि इतना प्राप्त हो जाए। कितना जो प्राप्त होता है उसको बराबर के इस साइड में लिखते हैं, 5/12 प्राप्त करना है, ठीक है ना। अब पता नहीं है कि किसको घटाना है तो ऑप्शन से नहीं चलना है। नहीं पता है तो मेरे भाई x को घटा लो, कुछ भी घटा सकते हो, ABCD जो मन करे वो घटा लो। अब करना क्या है, x -x को उस साइड में भेज दो। आपका यहाँ पर 3/4 है, 3/4 रहेगा, और 5/12 इधर लाओगे तो ये -5/12 हो जाएगा, और -x को उधर भेजोगे तो ये x आपका रहेगा ही रहेगा। अब 12 और 4 का एलसीएम लोगे तो 12 ही रहेगा। 4 का भाग दोगे इसमें 12 में तो 4 3 12, 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा करोगे 3 में 3 3 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस रहेगा। 12 का भाग दोगे 12 में 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा 5 में करोगे, 5 का नाम 5 रहेगा, इधर आपका x है तो x ही रहेगा। अब 5 में से 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये आपका 12 है तो 12 रहेगा ही रहेगा, इधर आपका x है x रहेगा। 4 का नाम 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, तो 1/3 घटाने पर, ऐसे 3/4 में से 1/3 घटाने पर 5/12 प्राप्त हो जाएगा। आपको भरोसा नहीं है तो मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं। 3/4 में से क्या घटाना है मेरे भाई, 3/4 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 1/3 माइनस करना है, ठीक है ना। 1/3 माइनस करना है, अभी देखना 5/12 प्राप्त हो जाएगा। मेरे भाई 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, 4 का भाग देंगे 12 में, 4 3 12 हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 3 में 3 3 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस रहेगा, 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौको 12, और 4 का गुणा करेंगे 1 में, 4 1 नम 4 हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, और नीचे 12 है तो 12 होगा। देखो जब 3/4 में से -1/3 किया है तो 5/12 आपका प्राप्त हो गया है, ठीक है ना। तो ये ऐसे आपको करना है, 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है तथा इनका मौसो 14 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को क्या करना है मेरे भाई, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों का अनुपात कितना दिया है, 1:2:3 दिया है, और इन्हीं तीनों का मौसो दिया है 14, ठीक है ना। इन्हीं तीनों का मौसो दिया है, मतलब HCF दिया है, कितना दिया है, 14 दिया है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। इसमें से अनुपात वाला में सबसे बड़ा संख्या आपका 3 है, और यहां पर जो आपका ये है
यहाँ पर जो आपका है कि इसका HCF 14 दिया है, तो इसका भी HCF हम लोग निकाल लेंगे। 1 2 3 का हम लोग HCF निकालेंगे। तो आपका HCF निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, ऐसा करते हैं कि एक ही संख्या से ये तीनों कटना चाहिए। ये तो एक संख्या से नहीं कट रहा है, तो बस इसका HCF 1 आ जाएगा। मतलब ये पूरा HCF लेंगे तो कितना होगा, HCF जब पूरा लेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। HCF 1 बराबर कितना दिया है, 14 दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या का मान पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो 1 बराबर 14 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 14 तिया 42 हो जाएगा। ठीक है ना। जितने भी साथी 42 बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, 42 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 25 खिलौनों का मूल्य 385 रुपया है, तो 45 खिलौनों का मूल्य क्या होगा। अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। आप देखना जब पेपर देने जाओगे तो ऐसा प्रश्न आएगा, ये नहीं सोचना इतना आसान प्रश्न पूछा जाता है। मैं खुद 2 बार आर्मी का पेपर दिया हूं, दोनों बार मतलब समझो 15 में से 15 मैथ हुआ है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर 25 खिलौनों का मूल्य 385 दिया है। 25 खिलौनों का मूल्य कितना दिया है, 385 दिया है। तो बोला है 45 खिलौनों का मूल्य ज्ञात करो। मेरे भाई एक खिलौने का मूल्य ज्ञात करके 45 में गुणा कर देंगे तो 45 खिलौने का मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है ना। करना क्या है मेरे भाई, पहले एक खिलौने का मूल्य ज्ञात करना है। 25 खिलौने का मूल्य कितना है, तो 25 खिलौने का मूल्य 385 है, तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, 5 से इसको काट दो, 5 पचे 25, 5 से इसको भी काटो, 5 सते 35 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 38 है ना, तो 3 बचेगा, 5 सते 35, यहाँ पर 77 बचा। तो 5 का मान 77 दिया है, तो 1 का मान ज्ञात करने के लिए 77 को इधर ही रहने दो, 5 को इसके पास ले जाओगे तो ये बट्टे में हो जाएगा। 1 का मान 77/5 आ गया। कितने खिलौने का मान ज्ञात करना है, 45 खिलौने का, तो गुड़ा में यहाँ पर 45 कर देना है। ठीक है ना। अगर यहाँ 60 खिलौने का मान ज्ञात करना रहता तो गुड़ा में 60 कर देते। अब 5 नमा 45 9 बार में कट गया, 9 का गुड़ा 7 में करेंगे, 9 सते 63 के 3 हासिल बचा 6, फिर 9 सते 63 और 6 69 हो जाएगा। तो मेरे भाई 600 क्या हो जाएगा, 93 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी 693 बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आर्मी का यही प्रश्न है मेरे भाई, जब आप आर्मी का पेपर देने जाओगे ना तब सब आपको क्लियर पता चलेगा। अगर अभी कोई बोल रहा होगा कि बहुत हार्ड प्रश्न पूछेगा ये वो, तो फिर वो आपको भरमा रहा होगा। और आर्मी के लिए एकदम अच्छे से एकदम बेसिक से आपको पढ़ाई करना होगा ना मेरे भाई, कुछ भी नहीं आता होगा तो आपको प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ANDC क्लास एप्लीकेशन में अपना ID पासवर्ड बना लेना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वैसे प्ले स्टोर पर ANDC क्लास लिखकर सर्च मारोगे एप्लीकेशन आ जाएगा। ID पासवर्ड बना के पेड कोर्स में जाना है और वहां से सिर्फ 149 में आपको एक सैनिक बैच मिलेगा। और वो सैनिक बैच में पूरा रिकॉर्डेड क्लास पड़ा हुआ है, जब भी आपको टाइम मिलेगा तो उस क्लास को कर सकते हो। और इसका वैलिडिटी कब तक है, जब तक आपका अग्निवीर का एग्जाम नहीं हो जाता है। जब अग्निवीर का एग्जाम पूरा क्लियर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो 1 महीना बाद उसका वैलिडिटी समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपका है कि 3680 रुपया पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल का कितना रुपया ब्याज प्राप्त होगा। तो करना क्या है मेरे भाई, ब्याज पूछ रहा है और साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज का सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसको SI बोलते हैं। PRT/100 आप लोग को अच्छे से पता होगा। PRT बट्टा क्या पढ़े हैं, 100 पढ़े हैं। ठीक है ना। साधारण ब्याज बराबर क्या पढ़े हैं, PRT/100। मेरे भाई साधारण ब्याज नहीं पता है, साधारण ब्याज यहाँ पर रहने दो। P का मतलब क्या हुआ, मूलधन हुआ, R का मतलब दर हुआ, T का मतलब समय हुआ। मैं हाफ काट में लिख दिया हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका मूलधन कितना है, 3680 रुपया है, 3680 रुपया यहाँ पर लिख लो। फिर आपका गुड़े दर कितना है, R कितना है, 4% है। फिर गुड़े आपका टाइम कितना है, समय कितना है, तो 2.5 साल है। ठीक है ना, 2.5 साल है। और बट्टे में आपको 100 करना है। ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसको देखकर कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, यहीं पर आपको कला करना है। करना क्या है, आप लोगों को ये पॉइंट हटा देना है। और जैसे ये पॉइंट हटाओगे नीचे आपका 1 आ जाएगा। ठीक। और ये पॉइंट के इधर जैसे दाहिनी तरफ 1 अंक है ना, तो यहाँ 1 0 आ जाएगा। बस आपका नीचे 10 हो गया। अब ये आपका पॉइंट हट गया, ये आपका 25/10 हो गया। ठीक है ना। अब हल कर दो, 1 0 से आप 1 0 को काट सकते हो। उसके बाद से मेरे भाई, उसके बाद से रुको 1 मिनट, इसको हम लोग थोड़ा आइडिया से काटते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे काटते हैं, थोड़ा आइडिया से काटते हैं। 4 से आप लोग 100 को काट दो, 25 बार में कट जाएगा 100, 25 100 को 100, 25 से आप 25 को काट दो। अब 10 से 1 0 यहाँ पर 1 0 को काट दो, देखो आसानी से कट गया। ठीक है ना। उसके बाद से आपका साधारण ब्याज क्या आ गया मेरे भाई, 368 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया। तो ऐसे आप लोगों को पेपर में भी करना है, आसानी से आप लोगों को प्रश्नों को हल करना है। 368 रुपया जितने लोग बता रहे हो बिल्कुल
बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ठीक है ना। आप लोगों को अपना टाइम बचाना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यदि tan थीटा यहाँ पर रहेगा, ये तो प्रश्न मैं नेवी में भी कराया था, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई tan थीटा का सूत्र क्या होता है, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा, साइन कास टेन लाल बटे कक्का, ये तो पता ही होगा। मतलब tan थीटा का जो मान होता है वो आपका लंब बटे आधार होता है, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। और साइन tan थीटा का मान 3/4 दिया है, मतलब लंब 3 दिया है और बटे आधार कितना दिया है, 4 दिया है। पूछ क्या रहा है, साइन थीटा का मान पूछ रहा है। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो मेरे भाई यही पूछ रहा है। अब लंब के जगह 3 आप रख सकते हो, लेकिन कर्ण के जगह क्या रखोगे, कर्ण तो यहाँ दिया ही नहीं है, आधार दिया है, तो कर्ण हम लोग निकाल लेते हैं। कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे कर्ण का, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, आपका यहाँ मैं लंब लिख दे रहा हूँ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कर्ण नहीं दिया है, कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर ऐसे आप लोग रहने दो। लंब कितना दिया है, लंब आपका 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, प्लस आधार 4 दिया है, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, और 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, तो जैसे स्क्वायर हटाओगे तो ये करड़ी में आ जाएगा। अब यहाँ पर कर्ण बराबर करड़ी में 25 है, तो करड़ी में से जब 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया मेरे भाई। तो यहाँ पर लंब 3 था और कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया, तो 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन बी, जितने लोग बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न, एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए तथा 60% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखो करना क्या है, ये आपका रहा परीक्षा, ठीक है। परीक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी होंगे, 100% विद्यार्थी होंगे। इन 100% विद्यार्थी में से क्या बोल रहा है, इन 100% विद्यार्थी में से ये बोल रहा है कि 400 विद्यार्थी पास हो गए और 60% विद्यार्थी फेल हो गए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए, 60% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है ना। जब 100% में से 60% विद्यार्थी फेल हो गए तो 40% विद्यार्थी पास हुए होंगे, और 40% के मान दे दिया है 400, ठीक है ना। प्रतिशत में तो 40% विद्यार्थी पास हुए, लेकिन उस तरह से 400 विद्यार्थी पास हुए, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 60% विद्यार्थी फेल हुए हैं, 40% का मान 400 दिया है। तो अब करना क्या है, पहले 1% का मान निकालो, ठीक है ना। 40% का मान कितना दिया है, 400 दिया है, तो 1% का मान निकालना है। 1% का मान निकालने के लिए क्या करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दहा में 40 हो गया। 1% का मान यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। जब 1% का मान 10 हो गया तो फेल हुए विद्यार्थियों का संख्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं, 60% विद्यार्थी फेल हुए हैं। जब 1% का मान 10 है तो 60% का मान कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 60 का गुणा 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 600 हो गया। और पूरे जैसे पूरे विद्यार्थी कितने थे, तो 600 फेल वाले थे और 400 पास वाले थे, तो 6 4 10 पूरे विद्यार्थी थे, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न, एक दुकानदार एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, यदि वह दोगुनी दाम पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। अच्छा प्रश्न है, बोला है एक दुकानदार एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, यदि वह दोगुनी दाम पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। मेरे भाई यहाँ पर कहने का मतलब यह है, एक दुकानदार एक वस्तु को 30% लाभ पर बेच रहा है। मान लो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, माना वस्तु का क्रय मूल्य, माना वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना है 100 है। अब बोल रहा है कि 30% लाभ पर बेचता, मतलब 100 को 30% लाभ पर बेचेगा तो 100 का 30% आपका 130 हो जाएगा, 130 पर बेचता। बोल रहा है 30% लाभ पर बेचता है, जब 30% लाभ पर बेच रहा है तो कितना हो जा रहा है मेरे भाई, 130 हो जा रहा है। बोल रहा है कि वह दोगुनी दाम पर बेचता, तो दोगुनी दाम का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 दूना का आपका 26 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, 260 रुपया हो गया। तो बोला है कितने प्रतिशत का लाभ होता। मेरे भाई कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु है उसको हम 100 मान लिए हैं, 100 को 30% लाभ पर बेचे हैं तो 130 हुआ है। अब बोला है इसी को मतलब दोगुना दाम पर बेचता, तो दोगुना बेचेगा तो मतलब इसका दोगुना कर देंगे, 130 का दोगुना कर देंगे तो 260 ही हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ होता। अब देखो कहना क्या चाहता है, सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि जो आपका
सीपी है जो आपका क्रय मूल्य है 100 रुपया है, और जो आपका एसपी है जो विक्रय मूल्य है वो 260 रुपया है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? जब 100 रुपए में कोई सामान खरीदा गया है, 260 रुपए में बेचा गया है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा मेरे भाई? पहले तो देखो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 100 से 260 में बेचा गया है तो 160 का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट प्रतिशत का सूत्र होता है प्रॉफिट बटा सीपी और गुणे 100। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट मतलब लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये आपका सूत्र होता है। आपका प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है ना, कितने रुपए का लाभ हुआ है? 160 रुपए का, ऊपर रख दो। और सीपी आपका कितना है? एक मिनट मेरे भाई, थोड़ा इन्वर्टर टक करने लगा, तो ऐसे काम चला लेते हैं, ठीक है ना। अब इन्वर्टर सही से नहीं चला था, अच्छे से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 160 है ना, 160 और बट्टे सीपी आपका कितना है? 100 है। सीपी आपका 100 है और गुणे आपका यहाँ पर 160 है ना, नहीं यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, गुणे आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 160% का लाभ हो रहा है। याद रखना आप सभी साथी, 160%। जितने लोग बताए हो राइट बताए हो, जो लोग ऑप्शन ए बताए हो गलत बताए हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 210 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है मेरे भाई। बोला है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 210 है, 5 संख्याओं का योग दे दिया है 210 है। कितना दिया है? 210 दिया है। संख्या कितना है? 5 दिया है, ठीक है ना। तो इसका औसत हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो औसत निकालने के लिए जो भी आपका योग है उसमें जितना भी संख्या है भाग दे देंगे। 5 संख्या है तो योग में भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। तो भाग देंगे तो मेरे भाई 5 चौको 20 हो जाएगा, और 5 चौको 20 हो गया, और एक बच्चा इसको दे देगा 5 दूना 10, ये आपका 42 हो गया। और संख्या कितना है? 5 है, क्रमागत संख्या है ना, मतलब लगातार 5 संख्या है। तो एक संख्या हमको औसत पता चल गया 42 है, औसत का मतलब बीच वाला संख्या पता चल गया। तो इसके बाद क्या आया होगा? 43 आया होगा, इसके बाद से 44 आया होगा, और इससे पहले क्या आया होगा? 41 आया होगा, इससे पहले 40 आया होगा। तो ये आपका 5 क्रमागत संख्या हो गया, और इसी का योग 210 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या आपका 40 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या बोलता तो 44 हो जाता। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, एक संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? मेरे भाई कोई संख्या है उसको 32 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है? 29 बच रहा है। बोल रहा है कि उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो क्या होगा? तो इसको आप लोग भूल जाओ, ठीक है ना। ये जो 29 है इसी में 8 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 3 के 24 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं। तो 5 आपका शेष बच रहा है, ठीक है ना। और शेष ही पूछा था, आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, आर्मी के पेपर में। नेक्स्ट है 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, क्रमशः 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल में बजते हैं, कितने सेकंड बाद वह फिर एक साथ बजेंगे? अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आपको ये एलसीएम निकाल देना है, बहुत ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। आपका 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। तो कोई घंटी है इस तरह से बज रहा है। अब इसको पूरा एकदम बराबर कर देना है, 1 तक काट कर ले जाना है, तो फिर जितना आएगा गुणा करने पर तो उतने सेकंड बाद फिर से ये एक साथ बजेंगे सब। कोई घंटी 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड के अंतराल में बज रहा है। तो ये दोबारा कब एक साथ बजेगा? करना क्या है, सबसे पहले 2 से आप काटो, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर आप 2 से काट दो, 2 से आप फिर काट दो, 3 नहीं कटेगा, यहाँ पर आपका 7 नहीं कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर आप 2 से काट दो, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा, 9 आपका रहेगा, 3 यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। अब फिर 3 से काट दो, यहाँ पर 3 कट जाएगा, 3 का नाम 3, 7 नहीं कटेगा, यहाँ 3 3 के 9, ये कट जाएगा, 3 का नाम 3 हो जाएगा। फिर आप 3 से काट दो, ये पूरा 3 कट गया, यहाँ 7 बचा, फिर आप 7 से काट दो, उसके बाद से फिर ये सब 1 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस इसका गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8 है, 8 3 के 24 है, आपका क्या हो गया? 24 हो गया, और 7 3 के 21 है। तो मेरे भाई 24 गुणे 21 कितना हो जाएगा? 24 और 21 का गुणा कर लो, 4 का नाम 4 हो जाएगा,
उसके बाद से इसका गुणा करोगे, 2 का नम 2 और 4 दूना 8, 8 2 10, तो 10 का जीरो हासिल बचा, 1 2 दूना 4 1 5, तो 504 सेकंड में। ठीक है ना। जितने लोग ऑप्शन बी बता रहे हो राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बता दो मेरे भाई। यहाँ पर बोल रहा है कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस, ये प्लस प्लस रहेगा, 20 में आप लोग प्लस प्लस कर लेना। बोल रहा है कि 20 के वर्ग का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका आप लोगों को मैं सूत्र बताया हूं, इसका सूत्र क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र मैं आप लोगों को बताया हूं। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूं। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है n, फिर कोष्टक में n प्लस 1, फिर आपका क्या होता है 2n प्लस 1 और बट्टा में 6 होता है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है ना। तो इसी सूत्र पर आप लोगों को क्या करना है, इसको हल कर देना है। n आपका 20 हो जाएगा, जो n जहां जहां है 20 रख देना है, यहाँ n है 20 रख दो, फिर आपका कोष्टक में n प्लस 1 है, मतलब 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर कोष्टक तोड़ दो, डायरेक्ट यहाँ पर गुणा हो जाएगा, और 2n मतलब 20 और 2, 20 दूना 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। उसके बाद से बट्टे में 6 है तो 6 हो गया। ठीक है ना। जहां जहां n है रख देना, आसानी से कर ले जाओगे। फिर आपका यहाँ पर 20 हो गया, गुड़े यहाँ पर 21 हो जाएगा, गुड़े यहाँ पर आपका 41 हो गया, और बट्टे में आपका 6 हो गया। अब 3 दूना का 6 हो गया, और 3 सते 21 हो गया। अब 2 दहा में 20 हो गया, 10 सते 70 हो गया। ठीक है ना। और गुड़े यहाँ पर क्या हो गया, 41 हो गया, गुड़े यहाँ पर 41 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 7 का नाम 7 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, और ये जीरो है तो ये जीरो यहाँ पर रहने दो। तो मेरे भाई 2870 जितने लोग बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, 2870 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है और मैथ का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से 5 प्रश्न आपका रीजनिंग का आएगा। बोल रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक ट्रेन एक खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में आपको ज्ञात करना है। देखो बोला है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, कितना किलोमीटर मेरे भाई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई ट्रेन है जो एक खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। तो ये आपका सेकंड में दिया है ना, तो मेरे भाई इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में ही बदल लेंगे। जो आपका किलोमीटर है इसको मीटर में बदल देंगे। तो 36 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, मीटर में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो 18 दूना का 36 हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा। मतलब जब 36 किलोमीटर प्रति घंटा को बदले हैं तो 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया है। अब देखो आपका चाल पता चल गया 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड आपका चाल पता चल गया। और आपका जो समय लग रहा है कितना लग रहा है, तो मेरे भाई समय लग रहा है 5 सेकेंड। ठीक है ना। अब करना क्या है, बोला ट्रेन की लंबाई, मतलब ट्रेन का दूरी पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, तो दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र होता है चाल गुड़े समय। चाल कितना दिया है, 10 दिया है, गुड़े समय कितना दिया है, 5 दिया है, तो 10 × 5 = 50 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। 50 मीटर जितने लोग बता रहे हो ट्रेन का लंबाई, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। 50 किलोमीटर नहीं, 50 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपका 50 मीटर दिया है तो 50 मीटर हो जाएगा। चलो रीजनिंग के 5 प्रश्न को अच्छे से देख लो। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में अगले संख्या का पता लगाइए। 5 से 18 हो गया, 18 से 44, 44 से 83 हो गया है। तो मेरे भाई जल्दी से बताओ इसमें कितना कितना बढ़ा है। 5 से 18, अगर 5 में आप 13 प्लस करोगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 में अगर आप क्या करोगे तो 44 हो जाएगा। मेरे भाई अगर आप 18 में अगर आप 26 कर देते हो तो 44 हो जाएगा। 18 में अगर आप 26 जोड़ दोगे तो 44 हो जाएगा। और 44 में अगर 39 जोड़ दोगे तो ये आपका 83 हो जाएगा। तो पहले 13 जोड़ा गया है, फिर 26 जोड़ा गया है, फिर 39 जोड़ा गया है, तो फिर 52 जोड़ देंगे। ठीक है ना। 13 चौको 52, मतलब 13 दूना 26 थी, 39 चौको 52, 83 में 52 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ऐसे करना है। 3 दूना 5 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 135 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग का। यदि प्लस का अर्थ गुणा हो जाता है, यहां पर लिख लेते हैं, प्लस का अर्थ क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। फिर बोल रहा है कि गुणे का अर्थ माइनस हो जाता है, और भाग का अर्थ प्लस हो जाता है, और माइनस का अर्थ बोल रहा है भाग हो जाता है। तो यहां पर बोल रहा है कि यहाँ 45 है, फिर माइनस का अर्थ बोला है ना, माइनस का अर्थ आपका भाग हो जा रहा है। 45 भागा यहाँ 5 दिया है, फिर भाग है ना, तो भाग का अर्थ यहाँ पर प्लस हो जाता है। उसके बाद से फिर आपका 6 दिया है,
क्या दिया है, 6 दिया है। 5 और भाग का अर्थ प्लस हो गया, फिर आपका 6 दिया है, ठीक। उसके बाद से फिर आपका यहाँ प्लस है, तो प्लस का अर्थ आपका गुणे हो जाता है, मतलब यहाँ गुणे हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। उसके बाद से गुणे का अर्थ आपका माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसी को हल कर देना है। 5 नमा 45 हो जाएगा, प्लस 6 गुणे 10 माइनस 2 यहाँ पर है, रहने दो। यहाँ 9 ऐसे रहने दो, 10 छके क्या हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा, माइनस 2 रहने दो। अब मेरे भाई इसको जोड़ लो, 60 और 9 कितना हो जाएगा, ये आपका 69 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, तो ये आपका 67 हो जाएगा, ठीक है ना। 67 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। 2 प्रश्न और बचा हुआ है। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 10, 16, 25 और 37 दिया है। तो यहाँ पर क्या किया गया मेरे भाई, क्या लॉजिक लगाया गया है। देखो 10 में 6 जोड़ा गया है, प्लस 6 किया गया है, 16 हो गया है। 16 में प्लस 9 किया गया है, तो 25 हो गया है। 25 में आपका प्लस 12 किया गया है, 37 हो गया है। तो 37 में आप प्लस 15 कर दो, क्योंकि 6, 9, 12 किया गया है, तो आगे 15 कर दो। तो 37 में जब 15 करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 37 में जब आप प्लस 15 कर दोगे तो ये आपका 7, 5, 12 के 2 हासिल 1, 3, 1, 4, 1 हासिल 5, ये आपका 52 हो जाएगा। 52 इज राइट आंसर, मतलब 48 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 6 सी दिया है, 10 एफ दिया है, 14 आई दिया है, 18 एल दिया है। तो इसमें क्या करना है, देखो 6 से आपका प्लस 4 किया गया है, 10 हो गया है। 10 से आपका प्लस 4 किया गया है, 14 हो गया है। फिर आपका 4 किया गया है, 18 हो गया है। तो फिर आप 4 करेंगे तो 18 और 4 22 हो जाएगा। बस 22, अरे तरीके 22 नंबर पर कोई है नहीं क्या मेरे भाई, लग रहा है ये मिस्टेक हो गया है। ये आपका यहाँ पर 22 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 22 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब 22 आ गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सी है, सी 3 नंबर पर आता है। उसके बाद से एफ आपका 6 नंबर पर आता है। उसके बाद से 9 नंबर पर आता है। उसके बाद से 12 नंबर पर आता है। 15 नंबर पर आपका ओ आता है, ठीक है ना। तो 22 ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। यदि किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई। ओ को यल लिख दिया गया है, पी को के लिख दिया गया है, आर को आई लिख दिया गया है, यस को एच लिख दिया गया है। तो सेम उल्टा किया गया है, तो ए का उल्टा आपका जेड हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब पहले आंसर से पता चल गया तो फिर आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपका पूरा 50 प्रश्न समाप्त हो गया है। इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। लाइट भी आ गई अभी।